हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सो माय नेम इज दीपक शर्मा एंड आई एम योर केमिस्ट्री वाला टीचर। तो इस बार आपने देखा कि नीट 2020 के पेपर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट ट्रिक के ऊपर आए थे, यानी दो दो सेकंड के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और वो भी किसके साथ पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिक के साथ में। तो देखो क्या है कि कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट के तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर वही कॉन्सेप्ट है वो आपको ट्रिक के साथ में याद हो जाए तो भैया वो सोने पे सुहागा हो जाता है ना। यानी हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क विदाउट स्मार्ट वर्क क्या होगा, मजा नहीं आएगा। और कंपटीशन है, और कंपटीशन में तो स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, अब वो स्मार्ट वर्क करें कैसे, तो जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उस कॉन्सेप्ट को याद करें लंबे टाइम तक, कैसे, ट्रिक के साथ में। तो आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, देखा जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग हर चैप्टर, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग हो, उससे लेके चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, डी एंड एफ ब्लॉक हो, लगभग हर चैप्टर के ऊपर ट्रिक्स है। तो आज मैं आपको एक या दो ट्रिक ऐसे करवाता हूं जो एग्जाम में भी आए थे नीट 2020 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कौन सा, कुछ एक ऑक्साइड लेते हैं, जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और इस बार भी आ गया। क्या ले रहे हैं हम लोग यहां पे, देखो क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और एक और लेते हैं क्या, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। क्या लेते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, अब पहले तो जान लेते हैं कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड होते क्या है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है कि द ऑक्साइड्स which reacts both with acids as well as base, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे, बेस के साथ भी रिएक्ट करे। ठीक है ना, ठीक है, क्या होते हैं, which reacts both with acids as well as bases। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लो ZnO, जिंक ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। कैसे, बता देता हूं, देखो ZnO का रिएक्शन आप HCl के साथ करा दो, यानी एसिड के साथ करा दो। किसके साथ में करा दो, एसिड के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ZnCl2। कितने Cl लगे, दो, तो ये ले लो दो, तो 2H और एक O, यानी क्या बना देगा, वाटर बना देगा, तो जिंक क्लोराइड बना देगा। तो ZnO ने, जिंक ऑक्साइड ने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड को जिंकाइट बोलते हैं। कॉमन नेम क्या है इसका, जिंकाइट। आपने क्लास 12 में मेटलर्जी चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे बहुत सारे कॉमन नेम्स थे। ठीक है, तो एसिड के साथ में रिएक्ट किया और प्रोडक्ट फॉर्म किया। सिमिलरली ये जो ZnO है ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे मान लो NaOH के साथ में रिएक्शन करवाया इसका, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2ZnO2। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पे +2 है, एक ऑक्सीजन पे -2, दो पे -4, एक सोडियम +1, दो पे +2, -4 एंड +2 कितना हुआ, -2 हुआ। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, जीरो करने के लिए कितना हुआ, +2 हुआ। क्लियर है, चलो यहां पर भी जिंक कितना है, +2 है। जिंक की एक ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्या, +2, अगर वो आयनिक फॉर्म में है तो, अदरवाइज क्या है, एलिमेंट्री फॉर्म में 0। तो इसने क्या बनाया, सोडियम जिंकेट बनाया। क्या बनाया, सोडियम जिंकेट। क्लियर है, चलो इसका मतलब ZnO है, ये एक आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया इसको मिटा दिया जाए एक बार। एग्जाम में आपसे क्या पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, या फिर आपको कॉलम टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। कॉलम टाइप में आपको मैच करना होगा कि भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, हम लोग पढ़ते हैं किसके साथ में, ट्रिक के साथ में। किसके साथ में, ट्रिक के साथ में। अब वो ट्रिक क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, अपनी लाइफ के ऊपर बेस्ड है, बताता हूं। बचपन आपका बहुत शानदार रहा होगा, खूबसूरत रहा होगा। बचपन में कितना अच्छा टाइम होता है ना, कोई टेंशन नहीं होती है। अब जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, एग्जाम का टेंशन, घर वालों का प्रेशर, फिर रिलेटिव्स लोगों का प्रेशर। हम हमारे घर वालों से दुखी नहीं है, हम हमारे रिलेटिव लोगों से ज्यादा दुखी हैं। ठीक है, फिर उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे ना उतरे। और बचपन में कोई टेंशन नहीं थी, जब हम लोग क्लास 1 2 3 में थे, कोई टेंशन नहीं, एग्जाम कैसे हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, आराम से एंजॉय। ठीक है, घर से आए, बैग फेंका और जाकर के बच्चों के साथ या पड़ोस में अपने जो भी दोस्त है उसके साथ खेलने लगे, ऐसा होता था ना। तो मेरे बचपन में भी ऐसा था भाई। तो बचपन में क्या होता था कि
पड़ोस में आंटी के घर खेलने जाते थे हम लोग। ओके, अब आंटी के घर खेलने जाते थे, होता ना कि वो लोग खाना खा रहे हैं तो हमको अच्छा अच्छा खाना देते थे वो भी, ठीक है। तो एक दूसरे का बचपन में आपने देखा होगा कि आप एक दूसरे का खाना छीन भी लेते हो। तो बचपन में, मेरे बचपन में क्या था कि हमारे पड़ोस में एक आंटी है और उनकी एक बेटी है, और वो बेटी थोड़ी सी, समझ गए होंगे ना आप लोग, तो हम उसको आलू आलू बोलते थे, ठीक है। अब वो आलू जानबूझ के पंगे लेती थी, जैसे मान लो मैंगो खा रहा हूं मैं, तो मैंगो छीन लिया मुझसे। तो एक छोटा सा ट्रिक बना दिया मैंने इस बात के ऊपर। क्या? देखो ध्यान से, क्या ट्रिक बनाया? ट्रिक ये है, आंटी की वो आलू बेटी, क्या ट्रिक बनाया? आंटी की वो आलू बेटी, आंटी की वो आलू बेटी जानकर लेती है, जानकर लेती है क्यों? मैंगो मुझसे। ये होता ना, आपका मैंगो छीन लिया तो जानकर लेती है क्यों? मैंगो मुझसे। एक सिंपल सी लाइन बना दी, आई होप सबको याद हो जाएगी। क्या? आंटी की वो आलू बेटी जानकर लेती है क्यों? मैंगो मुझसे। आंटी की वो आलू बेटी जानकर लेती है क्यों? मैंगो मुझसे। सिंपल। अब देखो ध्यान से, अब पहला है आंटी, क्या है? आंटी। अब आंटी से क्या आएगा? कौन सा एलिमेंट आता है? एंटीमनी। आंटी से कौन सा एलिमेंट लगता है? एंटीमनी। एंटीमनी का सिंबल क्या है? Sb। तो Sb2O3, Sb2O3 ये क्या होता है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी। उसके बाद की तो हेल्पिंग वर्ब के लिए ऐसे जोड़ा हुआ। फिर वो VO, VO से क्या लगता है कि वेनेडियम का ऑक्साइड है, ठीक है। आंटी की वो, अब इससे क्या ले दूं? एक तो लेता हूं VO2, एक है V2O5, VO2 एंड V2O5। V2O5 क्या होता है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। आपने सुना होगा किसमें? कहां सुना है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड? कॉन्टैक्ट प्रोसेस सुना होगा आपने सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का। उसमें जो कैटालिटिक चैम्बर में जो रिएक्शन होती है SO2 plus O2, 2SO2 गैस प्लस SO2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ दिस V2O5 क्या देता है? 2SO3 गैस देता है। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो ये जो V2O5 है ये भी आपका क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्लियर है? VO2 भी क्या उसका? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो आंटी की वो, फिर क्या था? आलू। क्या था? आलू। अब आलू से क्या आएगा? एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। इस बार नीट 2020 में इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था कि जो Al2O3 होता है वो क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो आलू Al2O3, इसको हम लोग एल्यूमिना भी बोलते हैं, और इसका एक कॉमन नेम और भी है, कोरंडम। क्या नेम है? कोरंडम। कर लोगे? एक और होता है सिमिलरली SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको बोलते हैं कार्बोरंडम, लेकिन ये एम्फोटेरिक नहीं है। वो कोरंडम है, ये कार्बोरंडम है। नेम ऐसा लगता है, सिमिलर सा लगता है। तो ये कोरंडम है या फिर एल्यूमिना बोलते हैं। ये क्या है आपका? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। उसके बाद बेटी। अब बेटी को दो पार्ट में ले लो, BeNTi। अब बी से क्या जाएगा? बेरिलियम, और बेरिलियम का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक, BeO। आपने बेरिलियम का और एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा होगा। तो इसका मतलब अगर बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा, ठीक है ना। तो BeO। फिर क्या आता है? Ti। अब Ti से आप क्या लोगे? टिन ले लो। Ti से क्या ले लो? टिन। अब टिन को हम लोग किससे लिखते हैं? Sn। तो SnO2 आपने मेटलर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ। कहां? कैसिटेराइट, वोल्फ्रामाइट के साथ होता है ना, FeWO4 के साथ होता है SnO2। जब आप मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ते हो, किसका? कॉन्सेंट्रेशन का, तो वहां पढ़ा होगा आपने SnO2, कैसिटेराइट। ये भी क्या होता है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। चलो, आंटी की आलू बेटी जानकर, ZAAN, जान। अब जान से क्या आएगा? जिंक, और जिंक का ऑक्साइड ZNO। अभी रिएक्शन बताया था आपको, जिंकाइट है इसका कॉमन नेम, ZNO। ZNO भी क्या आपका? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बेटी हो गया, जान हो गया, कर। अब कर के को लिख दो C, तो ये क्या हो गया? Cr, क्रोमियम, ठीक है। अब कर से क्या आएगा? क्रोमियम। अब क्रोमियम का ऑक्साइड देखो क्या? Cr2O3। क्रोमियम का ऑक्साइड कौन सा? Cr2O3। क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है ये? एम्फोटेरिक। उसके बाद CrO2, ये भी क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। तो जान कर, उसके बाद क्या आता है? लेती। अब लेती को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला आ जाएगा ले, पहला क्या जाएगा? ले से क्या लिख दूं? लेड। यहां पे तो आया नहीं, यहां पे पहला क्या आएगा? ले से क्या लिख दूं? लेड। अब लेड का ऑक्साइड PbO एंड PbO2, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं।
लेड के दो ऑक्साइड PbO एंड Pb2O3, ये क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। कर लोगे? चलो अब उसके बाद T। अब देखो पहले एक T आया था, उससे हमने ले लिया था टिन। अब जो दूसरा T आया उससे ले लो टाइटेनियम। अब टाइटेनियम का एक ऑक्साइड क्या है? TiO2, जिसका कॉमन नेम क्या है? रूटाइल। ये भी क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। यहां पर Ti को ले लिया टिन, यहां पर Ti को ले लिया टाइटेनियम। क्लियर है? तो टाइटेनियम का ऑक्साइड Ti2, ये भी क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। फिर Tb हो गया, लास्ट में क्या था? है कहां से स्टार्ट हुआ? H से। तो H से क्या आ गया आपका? H2O। H2O का मतलब आप तो जानते ही हो क्या? वाटर। वाटर क्या होता है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। लास्ट नहीं, और भी है। फिर क्या बोला? क्यू। क्यू से लिख दो Cu। क्यू से क्या लिख दूं? Cu। Cu का मतलब CuO, कॉपर का ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक होता है भाई। ठीक है। फिर क्या आया? मैंगो। मैंगो से क्या आएगा? Mn, मैंगनीज। मैंगो से क्या आएगा? मैंगनीज। तो मैंगनीज के ऑक्साइड Mn2O3। मैंगनीज के ऑक्साइड कौन सा? Mn2O3 हो गया, MnO2 हो गया। ये क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। अब ये MnO2 का नाम क्या होगा बताओ? MnO2 का एक कॉमन नेम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोल्यूसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरोल्यूसाइड। ये क्या है? ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है। मुझसे ये तो इस लाइन को जोड़ने के लिए बना है। तो आपके पास कितने एग्जांपल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एग्जांपल हो गए। किसके? एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। अब एग्जाम में 16 पे तो पूछता नहीं है, हार्डली आपको 5-7 याद होने चाहिए, लेकिन जितने ज्यादा याद हो उतना ही आपके लिए बेटर है। कि नॉलेज जितनी ज्यादा हो उतनी ही अच्छी होती है, कभी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद करने का बड़ा शानदार आपको ट्रिक पता लग गया। क्या? आंटी की वो आलू बेटी जान कर लेती है क्यों मैंगो मुझसे। और इस बार नीट 2020 में किसके ऊपर आया था? Al2O3 दे रखा था आप लोगों को। और Al2O3 क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एल्यूमिना या फिर करंडम, कोरंडम। क्लियर है बात? चलो ये तो है आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसके बाद आते हैं किसके ऊपर? न्यूट्रल ऑक्साइड के ऊपर। अब न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं? द ऑक्साइड ना तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करें, ना वो बेस के साथ रिएक्ट करें, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, दे आर न्यूट्रल, तो वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब वो कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं इनके एग्जांपल, जैसे N2O, NO, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ये लाफिंग गैस है भैया। ठीक है। तो इसको भी याद करने का ट्रिक बता देता हूं। एक बार हम इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे थे स्टाफ रूम में, तो मेरे साथ में स्टाफ रूम में कुछ और टीचर्स भी थे, दे आर फ्रॉम बिहार। ठीक है। तो होता ना कि बिहार की जो लैंग्वेज है ना बहुत शानदार है भाई। ठीक है। तो किसी एक टीचर ने कोई जोक क्रैक किया, ओके, हम सब लोग हंसे, और किसी एक टीचर को उनमें से वो जोक अच्छा नहीं लगा, वो हंसे नहीं। ठीक है। तो हंसे नहीं तो वो सबकी शक्ल देख रहे हैं। फिर उन्होंने एक लाइन बोला, कोनो हंसने की बात है का। क्या लाइन बोला? कोनो हंसने की बात है का। ठीक है। अपनी बिहारी लैंग्वेज में बोला। ओके। तो यहां से मैंने एक ट्रिक जोड़ दिया। क्या? कोनो, को नो, हंसने, हंसने से क्या आ गया? लाफिंग गैस, यानी N2। ये लो, कोनो हंसने की बात है का, सिंपल। ठीक है। तो क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड जब भी आएगा तो माइंड में क्या याद रखोगे? कोनो हंसने की बात है का, को कार्बन मोनोऑक्साइड, नो नाइट्रिक ऑक्साइड, हंसने यानी लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड। सो दे आर व्हाट? न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सिंपल एंड स्वीट। कर पाओगे? ठीक है। तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था हम लोग एंड में करेंगे। ठीक है। चलो अब एक चैप्टर और ले लेते हैं आपका इनऑर्गेनिक में। कौन सा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही शानदार चैप्टर है, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। डेप्थ में जाने में बड़ा मजा आता है इसके अंदर। ठीक है। चलो इस चैप्टर के ऊपर भी इस बार क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। आपसे पूछा था कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ, यानी आपको लिगेंड्स दिए गए थे और लिगेंड्स को आपको अरेंज करना था उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ फील्ड। और वो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, 2 सेकंड का क्वेश्चन था, डायरेक्ट ट्रिक के ऊपर था। ठीक है। वो डायरेक्ट ट्रिक क्या है, कैसे है, मैं आपको फटाक से बता देता हूं क्या। ठीक है। क्या लिखूं मैं? फील्ड स्ट्रेंथ लिख रहा हूं कि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, किसका? ऑफ एनाइंस।
यानी लिगेंड्स। तो लिगेंड्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर उनकी फील्ड स्ट्रेंथ का कौन बताता है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो आज मैं इसके ऊपर सिर्फ ट्रिक पे जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट में बड़ा डिटेल में फिर कभी जाएंगे, आराम से जाएंगे, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है तो मैं आपको डायरेक्ट पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख के बताता हूं। देखो क्या है, ये है आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपने एक चीज नोटिस किया, हाथ रुका नहीं, यानी इतनी शानदार याद है, क्यों? ट्रिक के साथ याद है। चलो तो इसको याद कैसे करें, इसको याद कैसे करें? तो इसके लिए मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूं कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लो एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बता रहा हूं कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ लाइफ में चेंज चाहिए, तो कैसा बिजनेस स्टार्ट करें? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, पैसे है नहीं, टीचर आदमी हम लोग, सैलरी बहुत ही कम होती, अब पैसे है नहीं तो क्या काम करें? तो कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जाए जो कि ईमानदारी का बिजनेस हो और जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना के बराबर हो लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम हो। हर आदमी यही सोचता है कि इन्वेस्टमेंट ना हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो ऐसा कैसा बिजनेस है, क्या है? तो बड़ा सोच समझ के मैंने सोचा कि एक बिजनेस है, कौन सा? बार्बर शॉप। वो जो हम लोग नाई की दुकान खोलते हैं, सैलून खोलते हैं। तो अब आपको हंसी आ रही होगी सुन के, बार्बर शॉप में क्या बिजनेस? अरे भैया बहुत शानदार बिजनेस है। कैसे? कि पहले तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट ये है कि एक 300 रुपए का आप क्या लेके आ गए? चेयर लेके आ गए। 300 रुपए का क्या आ गया? चेयर आ गया। उसके बाद 50 रुपए का क्या आ गया आपके पास? मिरर आ गया, ठीक है, ओके। उसके बाद और क्या आ गया? बात मान लो कि 50 रुपीज का आपके पास क्या आ गया? सीजर्स आ गया, कैंची आ गई, ठीक है। और मान लो 10 रुपए का क्या आ गया? कॉम्ब। और 10 रुपए का क्या हो गया? वो वाटर स्प्रेयर, जिसे वो वाटर स्प्रे करते हैं ना, पहले बालों को गीला करते हैं। तो टोटल कितना हुआ? 420 रुपए हुआ। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 420 रुपए का है। लेकिन ये 420 ही का बिजनेस नहीं है, बहुत ऑनेस्ट बिजनेस है। अब ये 420 रुपए का इन्वेस्टमेंट तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर लोकेशन कहां? अपन देखा होगा ना कि बहुत सारे जो बार्बर्स होते हैं वो किसी रोड के किनारे पेड़ के नीचे लगा के रखते हैं, नहीं इतना शानदार लोकेशन, यार डेली लोकेशन चेंज करो आप चाहे, ठीक है। अब 420 रुपए इन्वेस्ट तो कर लिए, ओके। अब मान लो आप हेयर कट स्टार्ट करते हो और एक हेयर कट का सिर्फ 50 रुपए रखते हो और दिन में आपके पास 10 कस्टमर भी आते हैं। कस्टमर कौन होता है? जो कष्टों से मर जाए उसको कस्टमर बोलते हैं। तो दिन में आपके पास 10 कस्टमर भी आते हैं, तो 50 इंटू 10 कितना हुए? 500 रुपए हुए। यानी पहले दिन आपकी कमाई 500 रुपए, आपका पूरा बिजनेस का इन्वेस्टमेंट 420 और कमाई कितनी? 500। और महीने में कितनी कमाई हो गई? 500 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 15,000 रुपए। यानी 420 रुपए इन्वेस्ट करने पे 15,000 रुपए मंथली कमाई हो रही है। तो सोचो शानदार बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? और साल भर के कितने हो गए? 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 1,80,000। 420 रुपए लगा के एक साल में 1,80,000 रुपए कमा लिए ना। अब 1,80,000 रुपए कमा लिए, अब आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गया, प्रिंसिपल आ गया, थोड़ा आ गया ना। अब क्या कर सकते हो? आप एक शानदार शॉप रेंट पे ले सकते हो, ठीक है, बढ़िया। उसके अंदर मिरर्स वगैरह लगा के कुछ 5-10 लड़के, ठीक है, वहां पर लगा सकते हो आराम से कि वो अब आपके लिए काम करें, ठीक है। अब हमने क्या काम किया? बढ़िया अपनी दुकान सजा दी, ठीक है, 5-10 लड़के लोग लगा दिए, ठीक है, इस उम्मीद में कि अब बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन बात यह है, अगर आप बिजनेस को एक ग्रोथ पे लेके जाना चाहते हो तो आपको पब्लिसिटी करनी पड़ेगी भाई। आपको क्या करना पड़ेगा? पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी कैसे करें? तो 2 टाइप की पब्लिसिटी है। या तो किसी एक्टर को बुला लो, जैसे मान लो सलमान खान को बुला लो, आप ब्रांड एम्बेसडर बना लो, ठीक है। तो सलमान खान आएगा आपकी शॉप पे, पब्लिक देखे सलमान खान आ रहा, शॉप पे आएंगे और आपने सिर्फ सीजर उनके बालों पे लगा के, कॉम्ब लगा के फोटो खिंचा लिया, बस हो गया। फिर पब्लिक के माइंड में आता है यहां से सलमान खान हेयर कट करवाता है। अब उस नाम पे आप एक कस्टमर से 5,000 रुपए भी एक हेयर कट के ले सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसे कितने? 1,80,000, उसमें भी मोस्टली इन्वेस्ट हो चुका है शॉप वगैरह लेने में, तो अब पैसे तो बचे नहीं। अब सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए लेगा। अब वो 5-10 करोड़ होते तो बार्बर शॉप ही क्यों खोलते?
ठीक है, तो पहला आइडिया तो हो गया फ्लॉप। अब आते हैं दूसरे आइडिया पे। तो दूसरा आइडिया क्या है कि जब किसी भी शॉप की ओपनिंग होती है तो थोड़ा शॉप के बाहर टेंट वेंट लगाया जाता है, म्यूजिक लगाया जाता है थोड़ा, और थोड़ा इटेबल्स रखे जाते हैं, समोसे, कचौरी, कोल्ड ड्रिंक। फिर आसपास के लोगों को बुलाया जाता है, वो लोग आते हैं, समोसे कचौरी खाते हैं और बातें करते हैं, वो दुकान खुला है चलो। अब ये तो हुआ लोगों के माइंड में डालना कि एक नया शॉप ओपन हुआ है, लेकिन इससे आपका बिजनेस नहीं बढ़ा। अब बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको देना पड़ेगा ऑफर, ठीक है। अब जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, आपने देखा ना कि 3000 के सामान खरीदने पे 500 रुपए का कूपन फ्री है, इस टाइप के कुछ ऑफर, ठीक है। ऑफर नहीं होता है, पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाले सारे फंडे होते हैं। तो आपने भी एक ऑफर रख दिया क्या कि एक हेयर कट पे एक थ्रेडिंग फ्री। अब थ्रेडिंग लड़के तो कराते नहीं, थ्रेडिंग कौन कराती है? लड़कियां कराती है, ठीक है ना, ओके। अब एक हेयर कट पे एक थ्रेडिंग फ्री। अब जिन जिन लड़कों की गर्लफ्रेंड्स होती हैं, ठीक है, वो गर्लफ्रेंड्स उनको फोर्स करती है कि यार चलो तुम्हारे हेयर्स बहुत बड़े हो गए, यू नीड ए हेयर कट, ठीक है। अब उसको हेयर कट नहीं चाहिए लड़के का, उसको अपना क्या कराना है? आईब्रो थ्रेडिंग करानी है फ्री में। तो मैंने एक छोटा सा लाइन जोड़ लिया। क्या लाइन जोड़ लिया? कि आईब्रो थ्रेडिंग। अब थ्रेडिंग को थोड़ा मैं केमिस्ट्री साइंस की लैंग्वेज स्कैन बोल देता हूं, स्कैन, कि आईब्रो स्कैन कल से फ्री। तो हमने जो थ्रेडिंग फ्री कर दिया, आईब्रो स्कैन थोड़ा इंग्लिश मार लेते हैं, आईब्रो स्कैन कल से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैंने एक लाइन जोड़ दिया, देखो क्या, आईब्रो स्कैन कल से फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइन याद हो जाएगा क्या? आईब्रो स्कैन कल से फ्री ऑफ कॉस्ट है, आईब्रो स्कैन कल से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखो ध्यान से, आई बोलने के हिसाब से देखा, आई नेगेटिव, ब्रो बी आर नेगेटिव, स्कैन से एससीएन नेगेटिव, कल के को बना दो सीएल नेगेटिव, से पहला लेटर क्या? एस2 नेगेटिव, आईब्रो स्कैन कल से फ्री का पहला लेटर एफ नेगेटिव, ऑफ पहला लेटर OH नेगेटिव, ठीक है। कोस्ट के पहले दो लेटर क्या है? C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सालेट, ठीक है कहां से स्टार्ट हो रहा है? H से, H का मतलब क्या है? H2O, वाटर। सिंपल, आईब्रो स्कैन कल से फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइन जुड़ गई। अब देखो, अब हमारे बिजनेस को और बढ़ाना है। अब बिजनेस में सिर्फ थ्रेडिंग और हेयर कट नहीं, कलरिंग भी करना। आजकल कलरिंग का बड़ा फैशन आ रहा है ना, ओके। और कलरिंग के लड़कियों के हेयर कलर्स में तो बहुत पैसे लगते हैं, 2500, 3000, 3500, ठीक है। लेकिन थोड़े लड़कियों के नखरे भी होते हैं कि भैया इस कलर में अमोनिया तो नहीं है ना, क्योंकि अमोनिया क्या करता है? कलर को फिक्स कर देता है, लेकिन आपके हेयर्स को ड्राई कर देता है, और ड्राई होने के बाद धीरे धीरे आपके हेयर्स हैं वो रूट से उखड़ने लगते हैं, ठीक है। एंड यू विल बिकम लाइक अनपम्प्ड हेयर, नो हेयर्स नो टेंशन, ऐसा। तो हम अपने कस्टमर को एक गारंटी दे रहे हैं क्या कि हमारे किसी भी कलर में अमोनिया नहीं है, नो कलर्स एडिड अमोनिया, किसी भी कलर में अमोनिया ऐड नहीं है। तो क्या लिखा? आईब्रो स्कैन कल से फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर क्या लिखा? नो कलर्स, नो COLORS, नो कलर्स एडिड अमोनिया NH3। अब नो कलर्स का देखो NCS ले लिया, NCS से क्या आया? NCS नेगेटिव, आइसोथायोसाइनेटो। नो कलर्स एडिड कहां से कर? ई से लैंग्वेज आ रही है तो EDT है, देखो एडिड, नो कलर्स एडिड अमोनिया। अरे अमोनिया तो वैसे NH3 है ना, NH3, नो कलर्स एडिड अमोनिया, सिंपल। फिर लास्ट में, अब शॉप तो खुल गई, अब हमारी शॉप में कौन कौन आ सकता है? कोई भी आ सकता है, एनीवन नाउ कैन कम। तो क्या लिखा हम लोगों ने? एनीवन, anyone नाउ कैन कम। अब एनीवन, एन से स्टार्ट हो रहा है, देखो क्या है? EN, इथाइल आयामीन। एनीवन नाउ, NO2 नेगेटिव, नाउ कैन CN नेगेटिव, कैन कम के पहले दो लेटर ले लिए CO, ये आ गया CO। सिंपल, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज रेडी। क्या यहां से देखो, आईब्रो स्कैन कल से फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो कलर्स एडिड अमोनिया, एनीवन नाउ कैन कम, सिंपल एंड स्वीट। ये हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब आई थिंक सबको ये याद हो गई होगी। अब एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आए थे वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक बार आप इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लो।
अभी देखो नीट 2020 में किसके ऊपर, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर सेम क्वेश्चन था जो कि सिर्फ 2 सेकंड का था। क्या है क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और आपको यहाँ पे लिगेंड्स दिए हैं और इनका आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था उनकी फील्ड स्ट्रेंथ का, यानी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर मैंने क्या याद करवाया आपको, आइब्रोस्कैन कल से फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो कलर्स एडेड अमोनिया, एनीवन नाउ कैन कम, ये था। तो बस आपको क्या करना है कि ये ट्रिक इनमें डाल के देखो, अगर ये ऑर्डर सही आता है बस आपका आंसर हो गया। देखो क्या है, जो जो नहीं आ रहा उसको छोड़ देते हैं और जो जो आ रहा है उसको लाइन में देखते हैं। क्या आई ब्रो नहीं आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, स्कैन आ रहा है, ओके, कल से फ्री ऑफ कोस्ट। अब कोस्ट देखो, कोस्ट से क्या था, ऑक्सालेट था, ठीक है, वो बाद में आ रहा है। फ्री ऑफ कोस्ट है, नो कलर्स एडेड अमोनिया, एनीवन नाउ कैन, और जो कैन जो बाद में आना चाहिए था वो पहले आ रहा है, तो गलत हो गया। फिर दूसरा देखते हैं, आईब्रो स्कैन, अब स्कैन बाद में आ रहा है, कल से फ्री, फ्री पहले आ रहा है, तो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, Cn नेगेटिव पहले आ रहा है, वो तो वैसे ही पहले नहीं आएगा, वो तो लास्ट में है। यहाँ पे देखो एनीवन नाउ कैन कम। अब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, देखो आईब्रो स्कैन, कल से फ्री ऑफ कोस्ट है, नो कलर्स एडेड अमोनिया, एनीवन नाउ कैन कम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4 इज द करेक्ट वन। सिंपल, फ्री के मार्क्स थे 4 नंबर, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के ऊपर था। देखो मैच द फॉलोइंग, ऑक्साइड दिया है, उनकी नेचर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, देखते ही माइंड में क्या रहा है, Al2O3, और वो कौन सा है, एम्फोटेरिक है, यानी सी का कौन सा ऑप्शन है, 4। अब बाकी नहीं देखेंगे, एक बार सी का 4 है, एक बार चेक करते हैं ऑप्शन में सी का 4 कहां दिया हुआ है, ये रहा सी, और सी के अंदर क्या दिया आपको यहाँ पे 4। अब सी में 4 ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। आगे कुछ देखा ही नहीं मैंने, देखने की जरूरत नहीं पड़ी और आपका क्वेश्चन 2 सेकंड में हो गया, क्लियर है। लेकिन बाकी फिर भी देखते आते हैं कि क्वेश्चन तो हो गया, 4 नंबर तो कंफर्म हो गए, बाकी देखते हैं ठीक है कि नहीं है। एक इन्होंने आपको दिया है न्यूट्रल ऑक्साइड, और मैंने आपको न्यूट्रल ऑक्साइड के 3 एग्जांपल दिए थे। क्या कोनो हंसने की बात है, क्या CO, NO एंड N2O। अब आपने देखा इन सब में CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, तो A का 2 होगा, तो क्या A का 2 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो A का 2 हो गया, और C का क्या हो गया, 4 हो गया। अब B का देखते हैं, बेरियम ऑक्साइड। अब बेरियम क्या है, मेटल, एंड मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, तो B का क्या होना चाहिए, B का 1 होना चाहिए, तो क्या B का 1 है, बिल्कुल B का 1 है, तो फिर क्या बच गया, D, और D का क्या बेसिक 3 आएगा। फिर D क्या दिया आपको, Cl2O7, Cl2O7। जब आप इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ते हो और वहां पर आप एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ते हो नॉन मेटल के ऑक्साइड का, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, ये सारे के सारे एसिडिक हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड में अगर नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए, जैसे यहाँ पे Cl2 में क्लोरीन +1 में है, क्लोरीन किस में है, +1 में, Cl2O3 में क्लोरीन +3 है, Cl2O5 में क्लोरीन +5 है, एंड Cl2O7 में क्लोरीन +7 है। अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड में अगर नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। तो Cl2O7 क्या है, हाईली एसिडिक है, तो Cl2O7 क्या हो गया, एसिडिक, यानी D का कितना हो गया, 3, D का 3, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। हालांकि ये क्वेश्चन अगर सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने पे जाऊं तो भैया Al2O3 एम्फोटेरिक है, यहीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आपने देखा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 2 क्वेश्चन थे, ये तो डायरेक्ट ट्रिक के ऊपर थे, ये तो डायरेक्ट किसके ऊपर थे, ट्रिक के ऊपर। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूं इनऑर्गेनिक का, वो भी ट्रिक के ऊपर, एक नया ट्रिक और बता देता हूं जाते जाते, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आया था कि आई थिंक आपको Cr या CO +2 दिया हुआ था, क्या दिया था, Cr+2, और पूछा था इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, क्या पूछा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो अगर आपको कोई भी आयन दे दिया जाए, कैटायन दे दिया जाए, तो ये डी ब्लॉक ही होंगे, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का डायरेक्ट आपको मैं तरीका बताता हूं कैसे। सबसे पहले आप देख लो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो तो निकालना पड़ेगा। अब क्रोमियम है, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d5 4s1, स्पेशल होती है ना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, हाफ फील्ड का।
तो 3d5 आपको दिया Cr+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, पीछे से, एक तो यहां से गया और एक यहां से गया, तो क्या बचा 3d4। तो Cr+2 का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 3d4। अब 3d4 का मतलब क्या हुआ, ये लो ये 3d सबशेल बनाया, 4 यानी 1 2 3 4। तो जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो भैया अगर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर पता है और आपको इसका क्या मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है, तो भैया मैं कैसे करता हूं, मैं डायरेक्ट देखता हूं, क्या देखो इसको मिटा दिया जाए। मैं देखता हूं कि अगर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 दिया है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 4 पॉइंट समथिंग होगा। अब वहां पर एक ऑप्शन था क्या 4.90, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। करने की जरूरत नहीं है सोल्व करने की। फिर अगर डिटेल में जाएंगे तो टाइम लगेगा। कैसे, मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली निकालने का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटोम, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो एन कितना है 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 इंटू 4 रूट 24। अगर ये 25 होता, अगर ये 25 होता तो 25 का रूट कितना होता 5, लेकिन ये 24 है तो इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 5 आएगी थोड़ी सी, तो वैल्यू कितनी आ गई 4.90। तो ये तो हमने डिटेल में सोल्व कर लिया, लेकिन इतना भी टाइम वेस्ट क्यों करें। अगर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर पता है, जैसे n का वैल्यू 4 पता है, तो म्यू का वैल्यू क्या आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, गारंटी है। अगर मान लो n का वैल्यू कहीं पर 3 हो तो म्यू कितना होता है 3 पॉइंट समथिंग, n का वैल्यू 2 हो तो म्यू होता है कितना 2 पॉइंट समथिंग, n का वैल्यू मान लो 5 आ जाए तो म्यू हो जाएगा कितना 5 पॉइंट समथिंग। आप निकाल के देख लो, गारंटीड यही आएगा। तो देखो 1 2 3 क्वेश्चन तो इनऑर्गेनिक में ट्रिक के ऊपर ही आ गए भाई। इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट वर्क आना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, मेहनत तो बहुत जरूरी है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लेकिन स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के साथ आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रिक है, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री ट्रिक पे है, और वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रिक पे है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बड़ा अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में। ओके, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को शानदार बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे 180 आउट ऑफ 180 आए और हिस्ट्री क्रिएट करें हम लोग। ठीक है, तो आप सबसे मुलाकात होगी कहां पे, क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।